नमस्कार। प्राइम टाइम में आज दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां, वो इलाका जहां कहे तो दिल्ली की आधी आबादी रहती है। शायद सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए नोट के तहत देश की राजधानी की 50% आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज स्लम्स में रहती है। जो लोग हमारी सुबह का आगाज करते हैं, अखबार पहुंचाते हैं, दूध लाते हैं, घर की सफाई करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, बर्तन साफ करके रसोई को चमकाते हैं, गाड़ी से धूल हटाते हैं, ऐसी दिल्ली में बसते हैं जहां सहूलियतों के नाम पर कुछ नहीं होता। राजधानी दिल्ली में 1639 अनधिकृत कॉलोनीज हैं। 1218 को 2008 के चुनावों के दौरान कांग्रेस की सरकार ने प्रोविजनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन उस दिशा में ज्यादा बढ़ा नहीं गया। फिर सरकार ने 500 कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन रखी। अधिकारियों का कहना है कि देरी के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। इन इलाकों में विकास के नाम पर कमी 2012 के म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस के लिए हार का बड़ा कारण रही थी। इन इलाकों में करीब 45 लाख से 50 लाख लोग बसते हैं। इन्हें कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। इनमें 1/3 पूर्वांचली हैं। अब इन पर नजर बीजेपी की आकर पड़ गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि उनके हाथ में अगर दिल्ली की सत्ता आए तो वो इनके लिए डीडीए की तर्ज पर एक अलग से अथॉरिटी बनाएंगे। कांग्रेस इससे तिलमिला गई है। उसका कहना है कि बीजेपी यू टर्न कर रही है। पहले जो बीजेपी इनका विरोध करती आई थी, अब हमदर्द दिख रही है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बीजेपी एमसीडी के जरिए यहां के विकास के काम में बाधा डालती आई है। बीजेपी जब दिल्ली में सत्ता में थी तब उसने कहा था कि वो इनके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि डीडीए के तहत सारी जमीन आती है जो कि केंद्र के तहत है। बीजेपी का यह भी कहना रहा है कि इनको रेगुलराइज करने से सरकार पर अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। राजनीति के मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का कहना रहा है कि वे इनको रेगुलराइज करेंगी और हालात सुधारेंगी। कल ही दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने आखिरी फैसले में 2008 में नियमित की गई कॉलोनीज के मुद्दे पर टिप्पणी की। साफ कहा कि सियासी फायदा उठाने के लिए उन्हें नियमित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर शीला दीक्षित सरकार की मंशा साफ होती तो जरूरी कदम उठाए गए होते। गैर कानूनी कॉलोनियों को नियमित करना हर चुनाव से पहले का मुद्दा सा बन गया है। ये मुद्दा 2001 से चला आ रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक सिफारिश भेजकर यह भी कहा है कि राज्यों में चुनावों से ठीक पहले सत्तारूढ़ पार्टियों की ऐसी घोषणाओं को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाकर कहा था कि सिर्फ कागज पर 895 कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया है। तो आज हम इस मसले को समझेंगे। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। महाबल मिश्रा, सांसद कांग्रेस के, कुछ ही देर में हमारे साथ आरती मेहरा, नेता बीजेपी की जुड़ेंगी। मनीष सिसोदिया, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। ओम थानवी, संपादक हैं जनसत्ता के, और भूपेंद्र सिंह रावत, संयोजक है जनसंघर्ष वाहिनी के। इन्होंने बहुत काम किया है इन कॉलोनियों में। सबसे पहले महाबल मिश्रा जी, आपसे, जिस तरह से जस्टिस सरीन ने कहा है सियासी फायदे के लिए किया गया, 2008 में जिस तरह से आप लोग लाए थे चुनावों से पहले, क्या कहेंगे इस पर आप? कोई सियासी नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनी 1980 के दशक से, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा था, अनऑथराइज कॉलोनी के जन्मदाता कांग्रेस है। हमने निश्चित तौर पर 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब यह था कि ये कॉलोनी दिल्ली में स्थित है जिसकी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया चालू होगी, और हमने 2012 में इसको 895 कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सही हुआ उसको हमने रेगुलाइज किया और 560 कॉलोनी में काम करने का आदेश दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनऑथराइज कॉलोनी के विरोधी रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में उनकी टिप्पणी रही है, और वही मदन लाल खुराना जो अनऑथराइज कॉलोनी को 14 बार तोड़वाने की कोशिश की, वही एचडी सोरी जो अरुण सोरी के पिताजी कोर्ट में कॉमन कोज में केस में गए थे, जहां अनऑथराइज कॉलोनी में एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाए, क्योंकि दिल्ली में रोड टैक्स और सारी व्यवस्था आती है। ये अनऑथराइज कॉलोनी का अनऑथराइज कॉलोनी में खर्चा नहीं किया जाए। तो वही भारतीय जनता पार्टी के साहब सिंह वर्मा, लोकायुक्त में ऐसा क्यों कहा है कि अगर शीला दीक्षित सरकार की मंशा साफ होती तो जरूरी कदम उठाए गए होते? गैर कानूनी कॉलोनियों को नियमित करना हर चुनाव से पहले मुद्दा बना लिया जाता है।
नहीं, 2007 के मास्टर प्लान में प्रोविजन है, जो 2007 के फरवरी तक जो भी मकान बनाएंगे उसको रेगुलाइज कराने की बात थी। उसके बाद इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार के, क्योंकि अनथराइज्ड कॉलोनी के रेगुलाइज लैंड यूज केंद्र सरकार के पास, डीडीए के पास है, फिर डीडीए के पास माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित गई और कमलनाथ जी ने उस बात में करके उन्हें केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को पावर डेलीगेट किया, जहां अनथराइज्ड कॉलोनी के रेगुलाइज करने में सक्षम है और आप करें, पावर डेलीगेट कर दिया गया। ये कहूंगी कि 2003 से आप लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। वैसे तो ये मुद्दा 1977 से चला आ रहा है कॉलोनीज का, लेकिन 2003 में जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी कि 2004 तक की जो कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज किया जाएगा, आप लोगों ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं, जो 2002 से है वहां तब से किया जाए। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस हमेशा इसे चुनावों से पहले मुद्दा बनाती हुई क्यों नजर आती है? मैं आपको बता दूं, 1977 614 कॉलोनी श्रीमती इंदिरा गांधी अक्टूबर 22 को 1983 में रेगुलाइज कर दिया था। आपको एक 77 वाली कॉलोनी 614 कॉलोनी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रेगुलाइज की थी, जिसको अनथराइज्ड रेगुलाइज कॉलोनी कहा जाता है, और उसमें नक्शा भी पास होते हैं। बाद में श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश से ईस्ट आजाद नगर है, ये पहली कॉलोनी है जो अभी सितम में जो सबसे पहली कॉलोनी, उसमें क्या क्या खामियां हैं? आप उसका एक तमगा लेना चाहेंगे, उसमें क्या खामियां हैं वो मैं गिनाऊंगी, लेकिन पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं आपने काफी किया, लोकायुक्त ने सवाल उठाए, कैग ने सवाल उठाए हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर रावत जी मौजूद हैं जो एक अरसे से काम करते हुए चले आ रहे हैं। रावत जी, हासिल क्या हुआ है? कांग्रेस कह रही है वो पैरवी करती आ रही है लोगों की, 2003 में देखे, 2008 में देखे, 2012 में देखे। चुनावी फायदा राजनीति पर आऊंगी बाद में, लेकिन इस समय समझना चाहती हूं जो हमारे वहां पे लोग बसे हुए हैं, मिला क्या उन्हें अब तक? कितना उनका जीवन आसान हुआ, क्या उनको हासिल हुआ है? मैं इस पर इतना कह सकता हूं कि जो दिल्ली में अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण का मसला, तो ये आप बात कर रहे हैं। वर्ष 1993 में 31 मार्च को पहली बार हवाई सर्वेक्षण किया गया था इन कॉलोनियों का, और तब दिल्ली में भौतिक तौर पर मैंने जो आबाद कॉलोनियों की संख्या थी वो 1017 थी, पर राजनीतिक गठबंधन के कारण 17 की संख्या बढ़ानी थी, तो जो 7 के आगे का एक था उसको पीछे करके 1071 किया गया 1993 में, और 42-43 कॉलोनियां फिजिकली जमीन पर सर्वेक्षण के दौरान पाई ही नहीं गई। एक तरफ कॉलोनी के नियमितीकरण का मामला था, दूसरी तरफ जो महाबल जी ने सवाल किया, दूसरी तरफ कामन काज की तरफ से एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई कि इन कॉलोनियों को ढा देना चाहिए, एक लाइन में था। हम लोग जनसंघर्ष वाहिनी नहीं बल्कि कई और संगठनों के साथ हम लोग पैरवी करते हुए कोर्ट तक गए, लेकिन अदालत यह कहती थी जब सरकार अपनी पोजीशन रखेगी तब आप बात करें। 2001 में केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिशा निर्देश रखे गए हैं वो बड़े सशक्त थे। उनमें कहा गया कि 31 मार्च 1993 के पहले के बने हुए और उसमें 50% ज्यादा बसावट उन्हें पास किया जाना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि हमने सवाल उठाया कि भाई 31 मार्च 93 ही अंतिम तारीख क्यों है, कि उस दिन हवाई सर्वेक्षण हुआ था। हमने नीति जी बहुत साफ कहा कि जहाज तो दिल्ली में रोज घूमते हैं, नया हवाई सर्वेक्षण होना चाहिए। हमारी याचिका पर एक बहुत बड़ी बात आई, 25 नवंबर 2002 को अदालत ने जानना चाहा सरकार से, पता नहीं महाबल जी को ध्यान है कि नहीं, जानना चाहा कि दिल्ली में जो नियमित हो सकती है उन कॉलोनियों की सूची और जो नहीं वो नियमित हो सकती है, क्योंकि सवाल हमने इसलिए उठाया कि लोगों को छला जा रहा है नियमितीकरण के नाम पर। 25 नवंबर 2002 से लेकर के, और मैं 2013 में आज चर्चा कर रहा हूं, अदालत में सूची पेश नहीं की गई थी। अब उसके बाद ये सिलसिला नियमितीकरण कर रहा, जो प्रोविजन सर्टिफिकेट भी पिछले लोक विधानसभा चुनाव से पहले बांटे गए, मसला वहीं तक खत्म नहीं हुआ। उससे पहले भी देखिए इनका यही, अगर हम टेक्निकल ना जाएं, जो 2008 में वादा किया गया था, कहा गया कि प्रोविजनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट, तब से लेकर आज तक क्या बदलाव आया? मैं अदालती आंकड़े ना, नहीं, आपसे करें। 2007 में अदालती आदेश से आर के खन्ना एक कोर्ट कमिश्नर थे, उनकी रिकमेंडेशन पर नियमितीकरण की सूची में शामिल पाल कॉलोनी से लेकर शर्मा कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, 11 कॉलोनी को ढाया जाना था। ये दिल्ली के पॉलिटिशियन, कांग्रेस के लोग भी थे वहां, कोई नहीं आए, हमको मेधा जी को बुलाना पड़ा, तब जाकर वो कॉलोनी बची है। 2008 के प्रोविजन सर्टिफिकेट जो बचे हैं, मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि रोहिणी विकास क्षेत्र 175, 178, 179 उन सब योजनाओं को कांग्रेस ने 2009 में रद्द किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां एक लाभ तो ये मिला। पहला लाभ जो मैं बताना चाहता हूं, जिनको इसलिए ढाया जा रहा था कि वो रोहिणी विस्तार में है, तो वो रुक गई, वो ढाया जाना रुक गया। एक तो वो हुआ, दूसरा बताता हूं,
नियमितीकरण का इनको कहीं किनारा नहीं मिल रहा था। जो लाभ की आप बात कर रहे हैं, प्रोविजन सर्टिफिकेटों से कॉलोनी पास हो ही नहीं सकती थी। इस पर पिछले 2 दशक का हमारा संघर्ष का कारण हमको लगा जब तक मास्टर प्लान में तब्दीली नहीं की जाती है तब तक ये नियमितीकरण की घोषणा बिल्कुल बकवास है। और संघर्ष करते करते 2011 में दूसरा महत्वपूर्ण एक फैसला हुआ कि यूपीए सरकार जो लाई है कि मास्टर प्लान में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है उसमें बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। बेईमानी ये हो रही है, जो बड़ी चौड़ी सड़कें हैं जो नोटिफाई हो गई हैं उनमें उनके निशाने पर जो घर है, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी के हो और चाहे सदियों से पुराने आबाद गांव हो, उनको तोड़ने का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। हमको लगता है कि एक चीज अगर आपने डीडीए की योजनाओं को बदली करके लोगों को लाभ पहुंचाया, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि संसद का फैसला है मास्टर प्लान में संशोधन होना चाहिए, तो वह संशोधन कैसा हो, चाहे वह नियमितीकरण की सूची में शामिल कॉलोनियां हो, निधि जी एक, और दूसरा चाहे वो 1700 साल पुराने कंझावला गांव हो। इन घरों को रावत जी आएंगे, हम काफी आगे चल रहे हैं, शायद लोगों को धीरे धीरे समझाते हैं कि जमीनी स्थिति क्या है, हम सब उलझन में ना पड़ जाएं, क्योंकि आप तो मास्टर हैं तो समझने में समय लगेगा। मनीष, एक तो मुझे लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में आधी आबादी को हम जैसे ही कहते हैं वो अवैध कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी है, तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। कौन लोग हैं ये दिल्ली है, इन्हीं के पैसे से टैक्स देते, इनसे टैक्स लेते वक्त तो नहीं कहते कभी आप, कभी सरकार की भाई ये तो अवैध कॉलोनीज है हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे, या कभी वोट देते हुए नहीं कहते साहब इनसे वोट नहीं लेंगे। वोट लेके सरकार बना लेते हैं, ऊपर से इनसे टैक्स लेके सरकार चलाते हैं, और जब इनको सुविधा देने की बारी आती है, भाई एमसीडी काम कर सकती है, नहीं जी अवैध है, डीडीए काम कर सकता है, नहीं जी अवैध है। यहाँ पे मतलब अवैध सिर्फ वो डीडीए, एमसीडी और सरकार के काम के लिए है, टैक्स लेने के लिए और वोट लेने के लिए वो अवैध नहीं होती। दिल्ली की आधी आबादी है, वो लोग हैं 20-20, 25-25, 50-50 साल से रह रहे हैं। मुझे लगता है कागज, और ये एहसान के तहत क्यों, ये बड़ा अजीब होता है साहब, सियासी एहसान होता है। सियासत एहसान करती है कि साहब 500 अब कर दी, 500 अगले चुनाव से पहले कर देंगे, 500 उससे अगले चुनाव से पहले कर देंगे। हमेशा चुनाव से पहले क्यों? आप एक झटके में बैठिए, आपको दिखता है पूरी दिल्ली, आपको समझ में आती है। सरकार है, आपको एनजीओ थोड़ी है किसी कोने में चलता हुआ, आप सरकार है, सारा डेटा उठाइए, कर दीजिए। आपको नियमित कागजों में नियमित की जगह जिस दिन अनियमित की जगह जिस दिन नियमित लिख देंगे, उस दिन आपकी सारी सुविधाओं के लिए रास्ते खुल जाएंगे। वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए।